गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिछली क्लास में हम लोग इनफर्टिलिटी यानी कि वंध्यता के बारे में पढ़े थे। हम बताए थे कि यदि चाह करके भी किसी दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, यानी कि दंपति चाहते हैं कि संतान हो लेकिन फिर भी संतान नहीं हो पाता है, तो हम ऐसे कंडीशन को इनफर्टिलिटी यानी कि वंध्यता कहते हैं। अब कुछ टेक्निक है जिसका उपयोग करके वंध्य दंपति को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे टेक्निक को हम कहते हैं ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि ART क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जानकारी, बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला ये वीडियो है, तो ध्यान से समझना है। हम आराम से समझाएंगे और ध्यान से आज के वीडियो को बहुत ध्यान से बारीकी से समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि वह तकनीक जिसका हम उपयोग करेंगे। किसके ऊपर उपयोग करेंगे? तो जिस दंपति को संतान नहीं हो रहा है उसके ऊपर उपयोग करेंगे और उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना है। एक मेल है और एक इनकी वाइफ है फीमेल, यानी कि एक मेल है और एक फीमेल, यानी कि ये दोनों कपल है, शादीशुदा लोग हैं और इनके कई सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो जीवन से ये दोनों परेशान है कि संतान नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास पहुंचता है ये दोनों। डॉक्टर ने जांच किया तो पता चला कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी है और इस वजह से फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जांच में पता चला कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी है और इस वजह से इसके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। फैलोपियन ट्यूब मुड़ा हुआ है जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है तो इसको संतान नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि मेल को कहा कि आप अपना सीमेन निकाल कर हमें दीजिए। तो मेल ने अपना सीमेन निकाला और सीमेन में क्या है? स्पर्म। तो अपना स्पर्म निकाला और दे दिया डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इसके सीमेन को लिया। सीमेन है, सीमेन में स्पर्म है, यहाँ पर क्या है? स्पर्म है, सीमेन में स्पर्म है। और फीमेल के बॉडी से ओवम को बाहर निकाला गया। फीमेल बॉडी से ऑटोमेटिक ओवम बाहर नहीं आ सकता है, तो ओवम को बाहर निकाला गया। ओवम को बाहर निकाला गया। अब ओवम को कैसे बाहर निकाला जाएगा, थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही सिंपल सा फिगर दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ। तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब और ये है ओवरी, ये है यूट्रस और ये है वजीना, ठीक है। अब डॉक्टर ने क्या किया, एक बहुत ही पतला सा पाइप लिया और वजीना के अंदर डाला। बहुत ही पतला सा पाइप लिया और वजीना के अंदर में डाला और वजीना के दीवार को भेदते हुए ध्यान से देखो, वजीना के दीवार को भेदते हुए ओवरी तक इस पाइप को पहुंचा दिया गया और वहां से ओवरी के कंटेंट को थोड़ा सा बाहर खींच लिया गया। तो जब ओवरी के कंटेंट को बाहर खींचा जाएगा तो ओवरी में जो ओवम होगा वो ओवम भी बाहर निकल जाएगा। तो उस ओवम को बाहर निकाला गया, यानी कि फीमेल बॉडी से ओवम को इस टेक्निक का यूज करके ओवम को बाहर निकाला गया। अब उस ओवम को एक पेट्री डिश, एक इस तरह का बर्तन है, इसमें
रख दिया गया, ओवम को इस पेट्री डिश एक बर्तन में रख दिया गया। अब ये जो स्पर्म है, स्पर्म का कैपेसिटेशन कराया जाता है, मतलब स्पर्म को एक्टिव बनाया जाता है और उसके बाद इस स्पर्म को डाल दिया गया इस ओवम के पास। और अब क्या होगा, मतलब इस तरह का यहाँ पर वातावरण तैयार किया जाता है जिस तरह का कि वातावरण फीमेल बॉडी में होता है, जिस तरह का इन्वायरमेंट फीमेल बॉडी में नेचुरली पाया जाता है, उसी तरह का इन्वायरमेंट इस बर्तन में भी उत्पन्न किया जाता है। यहाँ भी उस तरह का ही इन्वायरमेंट बनाया जाता है। अब क्या हुआ कि ओवम और स्पर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आया। अब ये स्पर्म धीरे धीरे ओवम के अंदर प्रवेश कर जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर या बाहर? बाहर में हो रहा है, लैब में हो रहा है, लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन जब होता है ना, तो हम इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में IVF। यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि प्रयोगशाला में हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन में हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। और अगर शरीर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, लिखे हैं ना IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर हम स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालें, ओवम को बॉडी से बाहर निकालें और प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन करा दें, तो जायगोट का निर्माण कहाँ पर हुआ, प्रयोगशाला में। तो वो जो फर्टिलाइजेशन हुआ प्रयोगशाला में, हम इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और शरीर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो नेचुरल कंडीशन में, जो जहां पर होता है वो वहीं पर हो, बाहर में नहीं, शरीर के अंदर फेलोपियन ट्यूब में ही अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो हम इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे लिखा है ना इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। तो दो तरह का फर्टिलाइजेशन, एक हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है लैब में, प्रयोगशाला में होने वाला फर्टिलाइजेशन, और इन वाइवो का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन में, यानी कि बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन करा दिया गया। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद यहाँ पर बन जाएगा जायगोट, बनेगा कि नहीं, यहाँ पर बन गया जायगोट। अब ये जो जायगोट है धीरे धीरे वह इम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर अब इम्ब्रायो बनते जा रहा है। तो जैसे इम्ब्रायो बनता है, जो प्रोसेस रहता है कि जायगोट में फर्स्ट माइटोसिस होगा तो 2 सेल्ड इम्ब्रायो बनेगा, फिर माइटोसिस होगा, 4 सेल्ड इम्ब्रायो बनेगा, फिर माइटोसिस होगा, 8 सेल्ड इम्ब्रायो बनेगा, और फिर माइटोसिस होगा तो फिर 16 सेल्ड, 32 सेल्ड इम्ब्रायो में सेल्स का नंबर फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अब यहाँ पर जो इम्ब्रायो बना, यानी कि पहले जायगोट बना और जायगोट से धीरे धीरे इम्ब्रायो बनना शुरू हो जाएगा। उस इम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उस इम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसा करते हैं जैसे हम जिस फीमेल बॉडी से ओवम को बाहर निकाले थे, उसी फीमेल बॉडी में उस इम्ब्रायो को ट्रांसफर करना है। तो हम एक अलग से फिगर बना रहे हैं, ध्यान देना है, एक अलग से फिगर हम ले रहे हैं। तो ये हो गया, फिर से एक फिगर, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये एक फिगर है। इधर ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, ठीक, ये है यूट्रस, ये फेलोपियन ट्यूब, और ये हो गया यूट्रस, और ये है वजीना। अब क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर जायगोट है और जायगोट से धीरे धीरे वो इम्ब्रायो में फिर वो कन्वर्ट होगा, फिर वो इम्ब्रायो यहाँ से हम इम्ब्रायो को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इम्ब्रायो जो है, उस इम्ब्रायो को यदि हम 8 सेल्स स्टेज में, यानी कि जो इम्ब्रायो है उस इम्ब्रायो को यदि हम 8 सेल्स स्टेज तक में हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से निकालते हैं और निकाल करके उसी फीमेल में हम क्या करते हैं,
उसे एक फिर से एक पतले से पाइप में डाल देते हैं और पतले पाइप में डाल करके उस पाइप को हम पहुंचा देते हैं उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक, और फैलोपियन ट्यूब में हम वहाँ पर ले जा करके उस 8 सेल्ड तक वाले एम्ब्रायो को हम वहाँ पर ले जा करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम एम्ब्रायो को पहुँचा दिए, यहाँ हम एम्ब्रायो को पहुँचा दिए। हम बोले कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ बॉडी के बाहर, जायगोट बन गया, जायगोट से धीरे धीरे वो एम्ब्रायो बनेगा। अब एम्ब्रायो 8 सेल्ड स्टेज में है, एम्ब्रायो में 8 सेल्स बन चुका है। हम क्या करते हैं, उस एम्ब्रायो को यहाँ से निकालते हैं, लैब से निकालते हैं और उस फीमेल बॉडी के अंदर डालते हैं और कहाँ पर छोड़ेंगे, तो फैलोपियन ट्यूब में हम उसको पहुँचा देंगे। अब जब हम 8 सेल्ड वाले एम्ब्रायो को लैब से निकाल करके उसको हम फैलोपियन यानी उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाते हैं, तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं ZIFT यानी कि जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि जायगोट तो यहाँ बना और जायगोट से धीरे धीरे वो एम्ब्रायो भी बना, तो 8 सेल्ड कंडीशन तक में हम उस एम्ब्रायो को फीमेल के वजीना से होकर के पतले पाइप के माध्यम से वजीना से होकर के यूट्रस से होकर के फिर फैलोपियन ट्यूब में ले जा करके छोड़ देते हैं। तो हम इसको बोलते हैं जिफ्ट यानी कि ZIFT, पूरा नाम है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो ये हो गया ZIFT यानी कि जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जब यहाँ छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ये एम्ब्रायो और भी वृद्धि करेगा और साइज में फिर ये धीरे धीरे और भी बड़ा होगा और धीरे धीरे इधर ये मूव करेगा। अब मूव करते करते वह यूट्रिन कैविटी में आएगा और फिर इंडोमेट्रियम में जाकर के धंस जाएगा यानी कि उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद गेस्टेशन पीरियड जैसे फिर वो 9 मंथ जब पूरा होगा फिर नॉर्मल तरीके से बेबी का जन्म हो जाएगा। ठीक, एक तरीका ये है। इसके बाद एक और तरीका है। अब कौन सा तरीका है, तो जैसे कि हम बोले कि फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर जायगोट बना, जायगोट को जब हम छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसमें माइटोसिस डिवीजन होने लगता है, वह एम्ब्रायो में कन्वर्ट होने लगता है। तो अगर 8 सेल्ड एम्ब्रायो तक को हम फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो इसको बोलते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन अगर यहाँ पर 8 सेल से ज़्यादा सेल बन चुका है, अगर यहाँ 8 से ज़्यादा सेल का एम्ब्रायो बन चुका है यानी कि 8 से ज़्यादा सेल हो चुका है उसमें, यानी कि हम बोलेंगे आफ्टर 8 सेल्स स्टेज, यानी कि 8 सेल एम्ब्रायो बनने के बाद, यानी कि उसमें 8 सेल एम्ब्रायो में 8 सेल से ऊपर बन चुका है, यानी कि हो सकता है 16 सेल्स बन गया होगा या फिर 32 सेल्स बन गया होगा। तो मैक्सिमम 32 सेल्स तक, यानी कि 8 सेल से ऊपर और मैक्सिमम कहाँ तक 32 सेल्स तक का जो एम्ब्रायो होता है, अगर हम उसे फीमेल बॉडी में डालना चाहते हैं तो उसको हम कहाँ डालेंगे, तो हम उसको डालेंगे फीमेल के डायरेक्ट यूट्रस में। यानी कि फीमेल बॉडी का जो यूट्रस है, इस यूट्रस में ही उस यानी आफ्टर 8 सेल कंडीशन में हम उसको फीमेल बॉडी के यूट्रस में ही डाल देते हैं। तो जैसे यूट्रस में डालेंगे ये तुरंत फिर धीरे धीरे इम्प्लांटेशन हो जाएगा इसका, यानी कि इंडोमेट्रियम में ये तुरंत ये जा करके धंस जाएगा। जैसे फैलोपियन ट्यूब में डाले थे कब 8 सेल स्टेज में, और फिर धीरे धीरे फिर वो भी इधर आएगा, उसका भी इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन कि अगर 8 सेल से ज़्यादा हो चुका है तो फिर हम उसको फैलोपियन ट्यूब में नहीं डालते हैं, तो फिर हम उसको डायरेक्ट यूट्रस में ही डाल देते हैं और वो तुरंत फिर इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस संपन्न हो जाएगा। और हम इसको, यानी कि जब हम 8 से ज़्यादा सेल वाले कंडीशन में फीमेल बॉडी के यूट्रस में एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम इसी को कहते हैं IUT यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर।
इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो यहाँ पर दो बात हम बताए कि बनने वाले एम्ब्रायो को 8 सेल कंडीशन में हम फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, इसको बोलेंगे ZIFT यानी जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर 8 से ज़्यादा सेल्स हो चुका है तो फिर हम इसे डायरेक्ट यूट्रस में ही ले आकर के छोड़ देते हैं, तो फिर इसको बोलते हैं IUT यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ये हो गया IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और ये दोनों ही कहलाता है ET, ये दोनों ही कहलाता है ET यानी कि एम्ब्रायो ट्रांसफर। आखिर हम एम्ब्रायो ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं, ET का मतलब हो गया एम्ब्रायो ट्रांसफर। देखो लिखा है ना ET एम्ब्रायो ट्रांसफर यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ पर, लैब में, लेबोरेटरी में हुआ, प्रयोगशाला में हुआ और जायगोट बना, जायगोट से फिर एम्ब्रायो बना। हम उस एम्ब्रायो को ही तो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब एम्ब्रायो को 8 सेल कंडीशन में फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलेंगे ZIFT यानी जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर हम एम्ब्रायो को 8 से ज़्यादा सेल्स वाले कंडीशन में हमको फीमेल बॉडी में डालना है तो फिर फीमेल के यूट्रस में ही ले आकर के छोड़ देते हैं और फिर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो फिर इसको हम बोलते हैं IUT यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और ये दोनों ही कहलाता है ET यानी कि एम्ब्रायो ट्रांसफर। तो एम्ब्रायो ट्रांसफर का ये दो तरीका है, एम्ब्रायो ट्रांसफर का ये दो तरीका है। और बॉडी के बाहर होने वाले फर्टिलाइजेशन को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये सभी क्या है, तो ये सब टेक्निक है। जब हम लोग आर्ट पढ़ रहे हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो कुछ टेक्निक की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रायो को फिर बॉडी में ट्रांसफ़र करना है 8 सेल कंडीशन में या 8 से ज़्यादा सेल वाले कंडीशन में, तो उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। ये सब चीज़ समझ में आ रहा है, जो हम बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। बॉडी के बाहर होने वाले फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर होने वाले फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर अभी हम लोग कुछ टर्म को समझ गए, यानी कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ET एम्ब्रायो ट्रांसफर क्या होता है, जिफ्ट ZIFT जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फिर जो है IUT यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसे भी हम लोग समझ गए। और इन वाइवो फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के अंदर होने वाले फर्टिलाइजेशन के बारे में भी हम लोग समझ गए। अब बात है कि जब हम एम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद जो नॉर्मल जिस तरह से गेस्टेशन पीरियड संपन्न होता है ना, उसी तरह से गेस्टेशन पीरियड संपन्न होगा। 9 महीना पूरा होने के बाद बेबी का जन्म होगा। 9 महीना पूरा होने के बाद बेबी का यहाँ पर जन्म हो जाएगा। तो वह जो बेबी जन्म लेगा, हम इस बेबी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इस बेबी को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि पहले बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया गया, जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रायो बना, उस एम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र किया गया और फीमेल उस एम्ब्रायो का आगे का जो डेवलपमेंट है वो नेचुरल तरीके से होता है। 9 मंथ के बाद फिर बच्चे का जन्म हुआ। जन्म लेने वाला बच्चा कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं है कि वो बेबी पूरा का पूरा प्रयोगशाला में ही तैयार होता है, कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर ही वो पूरा का पूरा बेबी तैयार होता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रयोगशाला में केवल फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा और फिर एम्ब्रायो भी बनेगा। उस एम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में फिर से डाल दिया जाता है और बच्चे का जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रायो का जो पूरी जो डेवलपमेंट है वह फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है और नॉर्मल तरीके से ही बच्चे का जन्म होता है। और जन्म लेने वाले बच्चे को हम बोल देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो पूरा डेवलपमेंट है वह प्रयोगशाला में नहीं होता है। ये बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चा के ही समान है, कोई अंतर नहीं रहता है, मतलब ये नॉर्मल बच्चा के ही समान रहेगा, कहीं कोई अंतर नहीं रहेगा। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जो नॉर्मल, जो पूर्ण रूप से जो नॉर्मल बच्चा रहता है उसका फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर में होता है।
और ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसके लिए जो फर्टिलाइजेशन हुआ था वो फीमेल बॉडी के बाहर यानी कि वो लैब में फर्टिलाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से जन्म लेने वाले बेबी को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम लोग और भी कुछ जानने वाले हैं, हम लोग और भी डिटेल्स में इस टॉपिक को समझेंगे। तो हमारा जो अगला जो वीडियो होगा वह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अभी बस बताएं कि इस तरह से जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा उसको बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, तो अभी हम लोग IVF समझे, ET एम्ब्रायो ट्रांसफ़र समझे, फिर ये जिफ्ट हो गया, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र हो गया, फिर IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र हो गया। ठीक, अब जैसे हम बताए इन वाइवो फर्टिलाइजेशन में हम बताए कि अगर बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। अब बोलोगे कि इस इन वाइवो फर्टिलाइजेशन को यहाँ लिखने का क्या मतलब है? जब बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो नॉर्मल तरीके से बेबी हो ही जाएगा, तो आप इसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्यों बता रहे हैं? मतलब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? तो जिस दंपति को संतान नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, संतान नहीं हो रहा है, तो उसे संतान कैसे हो, यही टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। जिसमें से हम सबसे पहले बताए कि अगर बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो फर्टिलाइजेशन हम बाहर में कराएंगे और फिर बनने वाले जाइगोट से एम्ब्रायो जो बनेगा उस एम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पर हमको कुछ वर्ड समझ में आ गया कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र क्या होता है। ये एम्ब्रायो ट्रांसफ़र भी दो तरह का होता है, एक हो गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र और एक हो गया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। जन्म लेने वाले बेबी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ बात है कि इन वाइवो फर्टिलाइजेशन को यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में लिखने का क्या मतलब है? जब नॉर्मल तरीके से बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर अंदर में बेबी बन ही जाएगा, तो फिर यहाँ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम इसको क्यों लिखे हैं? तो होता क्या है, जैसे ये फीमेल है, ये जो फिगर बना हुआ है ना, ये कोई फीमेल है और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इस फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक तरीका तो हम ये अपना सकते हैं कि बाहर में फर्टिलाइजेशन कराए, जैसे कि मैं बताया बाहर में फर्टिलाइजेशन कराए और बनने वाले एम्ब्रायो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिए, फिर आगे चल करके बेबी का जन्म हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाया। ठीक, यानी कि अगर बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बेबी का जन्म होगा हम उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। याद रखना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होने के बाद IVF के बाद जो भी बेबी बनेगा उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। एक तरीका ये है, इसको संतान हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर इसका मन है, इसका कहना है, इस फीमेल का कहना है कि नहीं हमको बाहर में फर्टिलाइजेशन नहीं कराना है, हमें बॉडी के अंदर में ही फर्टिलाइजेशन कराना है और इसका जो बॉडी है वो फर्टिलाइजेशन उसमें हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा, किसी अदर फीमेल यानी इसको छोड़कर कोई अलग फीमेल होगी जिसके बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसको हम छोड़ते हैं, इसको बेबी चाहिए लेकिन हम किसी अलग फीमेल की बात कर रहे हैं। ये हाथ समझ लिया कि ये फीमेल है और ये हैंड जो है ये कोई अलग फीमेल है, तो इस फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, छोटा सा एम्ब्रायो बना, डॉक्टर क्या करेगा, इस फीमेल के बॉडी से उस एम्ब्रायो को बाहर निकाल लेगा। यानी कि जब इस फीमेल में ऑटोमेटिक फर्टिलाइजेशन जब होगा तो वह कैसा फर्टिलाइजेशन, जो कि बॉडी के अंदर में हो रहा है, तो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, एक अलग फीमेल है जिसके बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। तो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से फिर जैसे एम्ब्रायो बनेगा, डॉक्टर क्या करेगा, तुरंत उस एम्ब्रायो को पाइप डालेगा, एम्ब्रायो को खींच के बाहर निकाल देगा। तो एम्ब्रायो को तुरंत डॉक्टर क्या किया, खींच के बाहर निकाल लिया और उसी एम्ब्रायो को इस फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि एक फीमेल के बॉडी से जो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट से एम्ब्रायो बना था, उस एम्ब्रायो को बाहर निकाल लिया जाता है और उस एम्ब्रायो को
उस फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसको बेबी हो नहीं रहा है। तो फिर जैसे हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे फिर उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, 9 मंथ के बाद इसको बेबी हो जाएगा, तो वह नॉर्मल बेबी कहलाएगा, वह टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कहलाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ था किसी अलग ही फीमेल बॉडी में, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो फिर हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बोलेंगे, इसको नॉर्मल बेबी ही बोलेंगे। तो यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में इन वाइवो फर्टिलाइजेशन का यूज हुआ कि नहीं? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन का यूज हुआ, और इन वाइवो फर्टिलाइजेशन का यूज करने के बाद उसी के माध्यम से हम जो इम्ब्रायो बना उस इम्ब्रायो को निकाल करके हम इस फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर दिए और फिर इसको बेबी प्राप्त हो जाता है। तो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन का भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में उपयोग होता है। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान देना है। एक है, तो हम लोग ये जो है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन को भी समझ गए, 5 पॉइंट क्लियर, ठीक। अब आगे है ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये क्या होता है? तो जैसे कि कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनके स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी लगभग नहीं होती है, यानी कि स्पर्म का जो बनावट होता है, जैसे ये है स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के सबसे अगले भाग पर क्या होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम से कुछ एंजाइम्स निकलता है और उस एंजाइम्स की सहायता से ही ये जो स्पर्म है ये ओवम के बाहर के कवर को तोड़ करके ओवम के अंदर प्रवेश कर सकता है और ओवम को फर्टिलाइज्ड कर सकता है। तो किसी किसी मेल में, ध्यान से समझना है, किसी किसी मेल में ये जो स्पर्म का एक्रोसोम है ये सही से काम नहीं कर पाता है, और जब स्पर्म का एक्रोसोम सही से काम नहीं करेगा मतलब जो भी एंजाइम यहाँ से सिक्रेट होता है उस एंजाइम का सिक्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होगा कि ये जो स्पर्म है ये ओवम को फर्टिलाइज्ड नहीं कर पाता है, यानी कि स्पर्म मेल में स्पर्म बन रहा है, यानी कि मेल में स्पर्म बन रहा है, और लेकिन स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो सही से काम नहीं कर पाता है। जब स्पर्म का एक्रोसोम सही से काम नहीं कर पाएगा फिर ये ओवम के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता है, ओवम को फर्टिलाइज्ड कर ही नहीं पाता है। तो फिर जो ये मेल है इसकी जो वाइफ है उससे संतान नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? मेल के सीमेन को, यानी कि मेल का जो सीमेन है उसे निकाला जाता है, यानी कि मेल को कहा जाता है कि आप अपना सीमेन निकाल करके दीजिए, तो मेल ने सीमेन निकाल करके डॉक्टर को दे दिया, और क्या किया गया वो उसकी जो वाइफ है उसके ओवम को भी बाहर निकाला गया। तो एक बर्तन ये है, एक ये चलो बर्तन है, और इसमें चलो ये ओवम को बाहर निकाला गया। हम थोड़ा सा फिगर में ओवम को बड़ा दिखा रहे हैं। अब डॉक्टर ने क्या किया, एक इंजेक्शन लिया, ठीक है, एक इंजेक्शन, एक बहुत ही पतला सा महीन सा इंजेक्शन लिया, और इस इंजेक्शन में भर लिया गया इसके स्पर्म को, इसके एक स्पर्म को, यानी कि जो मेल है उस मेल के, यानी कि यहाँ लिख देते हैं मेल का ये क्या है, ये है स्पर्म यहाँ। तो मेल के स्पर्म को कुछ केमिकल्स के साथ मिला करके एक ही वन पीस स्पर्म को डाल दिया गया इंजेक्शन में, और इस इंजेक्शन को हम बोलते हैं मैक्रो इंजेक्शन, ठीक है। इस इंजेक्शन को हम बोलते हैं, यानी कि इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है और उसका जो निडल है वो अगला जो भाग है वो अत्यंत महीन होता है, इतना महीन कि वो ओवम के अंदर भी प्रवेश कर जाता है, ठीक। तो मेल के स्पर्म को एक महीन से इंजेक्शन में डाल दिया गया, और इस इंजेक्शन को डायरेक्ट पहुंचा दिया गया ओवम के अंदर, और यहाँ ले आकर के स्पर्म को छोड़ दिया गया। तो अब यहाँ पर स्पर्म आ गया, फिगर को ध्यान से देखना है ना, फिगर बहुत छोटा छोटा हम अभी बना दिए क्योंकि हमको बहुत सारा फिगर बनाना पड़ रहा है, बहुत सारा बात को हमको लिखना पड़ रहा है, तो बोर्ड पे जगह थोड़ा कम है, तो हम छोटा फिगर बना रहे हैं।
तो माइक्रो इंजेक्शन में स्पर्म को भर करके और डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से ओवम के अंदर ही स्पर्म को पहुंचा दिया गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, हुआ कि नहीं। तो हम इसी को कहते हैं ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हम बोले कि अगर स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं है, फर्टिलाइजेशन करने में वो स्पर्म सक्षम नहीं है, वो ओवम के कवर को तोड़ करके ओवम के अंदर प्रवेश कर ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, स्पर्म को एक माइक्रो इंजेक्शन में भर लेगा, ओवम को निकाल लिया गया और इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट स्पर्म को ओवम के अंदर पहुंचा दिया जाता है। जब स्पर्म खुद से नहीं जा पा रहा था तो इंजेक्शन की सहायता से स्पर्म को ओवम के अंदर में पहुंचा दिया गया। कहा गया कि लो स्पर्म, तुमको अब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तुमको डायरेक्ट हम ओवम के अंदर पहुंचा देते हैं। तो जब यहाँ पर इस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर तो हम इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और फिर बनने वाले जायगोट से फिर इम्ब्रायो तैयार होगा, उसको फिर फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर नॉर्मल तरीके से फिर बेबी का जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हालांकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज ज़्यादा करके जानवरों में किया जाता है, एनिमल्स के लिए, गाय भैंस के लिए इस तरह के विधि का यूज ज़्यादा करके किया जाता है, लेकिन कि मनुष्य में भी इस तरह का विधि लागू हो सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी का यूज कब करते हैं, इस टेक्निक का उपयोग हम कब करते हैं, जैसे कि मेल है, दो कंडीशन, या तो मेल में स्पर्म बहुत कम बन रहा है, या तो मेल में स्पर्म बहुत ही कम बन रहा है। दूसरा तरीका, दूसरा रीजन ये कि मेल का जो पेनिस है वह सही तरीके से इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे बताए थे ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि पेनिस अगर सही से इरेक्ट नहीं हो पाता है तो इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम होता है, यानी कि वो जो पेनिस है वह ठीक तरीके से फीमेल की वजीना में पहुंचेगा ही नहीं और इंसेमिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कंडीशन है, पेनिस सही से इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में, और यदि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी नहीं भी है, पेनिस ठीक से काम कर रहा है, लेकिन कि स्पर्म की संख्या बहुत ही कम बन रही है, तो उस कंडीशन में हम AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये है फीमेल बॉडी, ठीक है, ये है फीमेल बॉडी, ध्यान से फिगर को देखना है, ये हो गया यूट्रस और ये हो गया वजीना, ठीक है, यूट्रस है, वजीना है, ये फेलोपियन ट्यूब है। जैसे मान लिया जाए कि जो मेल है, मान लिया जाए कि जो मेल है उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कंडीशन है, उसका पेनिस सही से काम नहीं कर पा रहा है और इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, इस मेल से सीमेन लेगा, मेल से सीमेन लिया और सीमेन को एक इंजेक्शन में भर लिया जाता है, सीमेन को एक इंजेक्शन में इस तरह से भर लिया जाता है, सीमेन को इंजेक्शन के अंदर में भर लिया जाता है और इस इंजेक्शन को फीमेल के वजीना के टॉप पार्ट, वजीना के टॉप पार्ट में यहाँ ले आकर के छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ सीमेन को छोड़ दिया गया, यानी कि अगर इंसेमिनेशन में दिक्कत हो रहा था तो फिर डॉक्टर ने क्या किया, मेल के सीमेन को लिया और सीमेन को एक इंजेक्शन में भर लिया और उस इंजेक्शन को फीमेल के वजीना के टॉप में डाल करके वहाँ पर छोड़ दिया गया। तो जैसे सीमेन यहाँ पहुँचा, अब धीरे धीरे क्या होगा,
सीमेन का जो स्पर्म है धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा और यहाँ आकर के जब इधर से ओवम आया हुआ रहेगा तो फिर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फिर नॉर्मल तरीके से आगे चल करके बेबी का जन्म हो जाएगा। एक तरीका ये है, अगर इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा था यानी कि पेनिस सही से वर्क नहीं कर पा रहा था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की परेशानी थी, तो इंजेक्शन के माध्यम से फीमेल के वजीना के टॉप तक सीमेन को पहुंचा दिया गया और फिर आगे का प्रोसेस हो ही जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में एक और टेक्निक का यूज किया जाता है। यदि मेल में स्पर्म बहुत ही कम बन रहा है, अब एक बात ध्यान से समझना है कि जब चाहे नॉर्मल तरीके से कॉपुलेशन हो या फिर ये इस तरह से इंसेमिनेशन कराया जाए, कॉपुलेशन के दौरान इंसेमिनेशन हो जाए या फिर हम इस तरह से इंजेक्शन के माध्यम से इंसेमिनेशन कराते हैं, तो जैसे ही स्पर्म फीमेल बॉडी में पहुंचता है ना, तो फीमेल बॉडी से कुछ इस तरह का सिक्रीशन होता है। ये जो सर्विक्स है, ये जो यूट्रस है, सर्विक्स से यूट्रस से कुछ इस तरह का लिक्विड का सिक्रीशन होता है जो कि स्पर्म को मारने लगता है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पर्म पहुँचता है और स्पर्म जो बहुत ज़्यादा पहुंचता है, तो लेकिन कि ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, इससे निकलने वाला जो सिक्रीशन होता है वह अधिकांश स्पर्म को मार ही देता है और कुछ ही स्पर्म आगे बढ़ करके इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकता है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पर्म पहुँचेगा, लेकिन कि जो सिक्रीशन होता है सर्विक्स का और यूट्रस का वह बहुत सारे स्पर्म को मार देता है, जिसके वजह से बहुत कम संख्या में फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुँच पाता है। ये बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है कि अगर मेल को जो मेल से जो सीमेन निकल रहा है उस सीमेन में स्पर्म ही बहुत कम है, मेल में जो सीमेन निकलता है उसमें स्पर्म बहुत ही कम है। अब स्पर्म अगर कम है और अगर हम यहाँ पर या फिर नॉर्मल तरीके से जैसे कॉपुलेशन होगा या फिर हम इंजेक्शन के माध्यम से हम उस सीमेन को इस वजीना के टॉप पर अगर छोड़ते हैं, तो सीमेन में स्पर्म बहुत कम है। जब स्पर्म बहुत कम है और वो स्पर्म धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, तो यहाँ का जो सिक्रीशन होगा वो कम स्पर्म है, तो सारे के सारे स्पर्म को मार देगा। तो पता चलेगा कि फैलोपियन ट्यूब में कोई स्पर्म पहुँचा ही नहीं। तो फिर इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तरीका है, क्या करते हैं, इस इंजेक्शन को और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके हम इसको जहां अधिकतम दूरी तक हम पहुंचाते हैं, यानी कि यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। ये इस इंजेक्शन को हम आगे बढ़ाए और यूट्रस जिधर फैलोपियन ट्यूब है उस साइड यानी कि यूट्रस में ही हमको ट्रांसफ़र करना है। तो हम क्या करते हैं, सीमेन को इस यूट्रस में डाल दिए। सीमेन को कहाँ डाल दिए? यूट्रस में डाल दिए। यानी कि अगर सीमेन में स्पर्म कम है तो फिर उसको ज़्यादा दूर तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि स्पर्म जैसे यहाँ आएगा तो तुरंत तैरते हुए वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए। क्योंकि जितना आगे हम इधर छोड़ेंगे तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो स्पर्म मर जाएगा। और अगर स्पर्म कम है तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को आगे तक बढ़ाते हैं और ये यूट्रस में हम जा कर के इस सीमेन को हम छोड़ देते हैं। और यह चूँकि ये आगे दूरी तक हम पहुंचा दिए, तो अब तो यहाँ पर सर्विक्स के सिक्रीशन से कोई मतलब नहीं, अब यूट्रस में भी आधा से दूरी हम तक पहुंचा दिए हैं, तो इस स्पर्म को मरने की संभावना थोड़ा कम है। अब यहाँ से स्पर्म तेज़ी से आगे बढ़ेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा, इधर से ओवम आएगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जब हम आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेशन कराते हैं, इंसेमिनेशन हम इंजेक्शन के माध्यम से करा रहे हैं, और ये इंसेमिनेशन में हम सीमेन को कहाँ कहाँ छोड़ सकते हैं, एक तो वजीना के टॉप पर छोड़ सकते हैं और एक यूट्रस के अंदर पहुँचा सकते हैं। तो जब यूट्रस में हम इंसेमिनेशन कराते हैं तो इसी को बोला जाता है IUI यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अब ये जो IUI है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही एक मेथड है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम दो जगह इंसेमिनेशन कर सकते हैं, एक तो वजीना के टॉप पर और एक यूट्रस के अंदर। तो जब हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं यानी इंसेमिनेशन करते हैं तो हम इसी को बोलते हैं IUI यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन।
ठीक है। और अगर हम वजीना के टॉप पर हम इंसेमिनेशन कराएंगे तो फिर हम उसको बोल सकते हैं इंट्रावजाइनल इंसेमिनेशन। उसको बोलेंगे, लिख देते हैं, उसको बोलेंगे इंट्रावजाइनल इंसेमिनेशन। और जब हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं IUI यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो हमारा ये भी पॉइंट AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी पूरा हुआ। तो याद रखना है कि इंसेमिनेशन का मतलब होता है वजीना के अंदर में सीमेन का निकलना, यानी फीमेल बॉडी के अंदर अगर सीमेन निकलता है उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब हम इसी को आर्टिफिशियल तरीके से करा रहे हैं तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर हम वजीना में ही छोड़ रहे हैं सीमेन को तो इसको बोलेंगे इंट्रा वजीनल इंसेमिनेशन। अगर हम यूट्रस में पहुंचा रहे हैं इसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक। IUI भी क्लियर। अब एक पॉइंट बचा हुआ है गिफ्ट, GIFT। एक हम लोग पढ़े जिफ्ट, ZIFT, याद रखना है ZIFT जिफ्ट और GIFT गिफ्ट। गिफ्ट यानी कि गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब ये क्या होता है ध्यान से समझना है। कुछ फीमेल ऐसी होती है जिसका फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस सब कुछ ठीक रहता है, जिसका फेलोपियन ट्यूब यूट्रस बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन उसमें ओवम ही प्रोड्यूस नहीं होता है। हम बोले कुछ फीमेल ऐसी होती है जिसमें ओवम बनता ही नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लायक है, यूट्रस इम्प्लांटेशन और एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल सटीक है, स्वस्थ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में वह फीमेल कहती है, डॉक्टर कहता है कि आप जो है आपको किसी अलग फीमेल के माध्यम से एक ओवम गिफ्ट के रूप में दिला देते हैं। यानी कि डॉक्टर कहता है कि आपको किसी अलग फीमेल से एक ओवम गिफ्ट के रूप में, मतलब जैसे हम लोग कैसे गिफ्ट देते हैं किसी को, तो एक ओवम किसी अलग फीमेल से लेकर के आपको हम दे देते हैं। मतलब ओवम को जो है दूसरे फीमेल से लेकर के इसको दिया जाएगा। जैसे ये एक फीमेल है जिसको बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसको बेबी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें ओवम बन ही नहीं रहा है, इसका जो ओवरी उसमें ओवम नहीं बन रहा है, ठीक है, और इस वजह से ये माँ नहीं बन पा रही है। तो डॉक्टर ने क्या किया, किसी अलग फीमेल, एक ऐसी फीमेल जिसके बॉडी में ओवम बन रहा है, उसके बॉडी से ओवम को निकाला, उसके बॉडी से ओवम को, कोई अलग फीमेल है, कोई अदर फीमेल है, और इसके बॉडी से ओवम को निकाला गया और इस ओवम को डाल दिया गया इस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में। ध्यान से समझना है, हम बोले ये कोई फीमेल है जिसके ओवरी में ओवम बन ही नहीं रहा है, बाकी फेलोपियन ट्यूब ठीक है, अंदर में ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है और फिर इम्प्लांटेशन होगा तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट सही तरीके से हो जाएगा। तो अब इसको बेबी चाहिए, अब इसका मन है कि हमें टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं चाहिए, हमें बाहर में फर्टिलाइजेशन नहीं कराना है, मुझ में ओवम नहीं बन रहा है, डॉक्टर साहब ऐसा करिए किसी और फीमेल से एक ओवम लेकर के हमें दे दीजिए। तो डॉक्टर ने क्या किया, किसी अदर फीमेल के बॉडी से ओवम को निकाला और निकाल करके इस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ ले जा करके छोड़ दिया। और फिर इसी समय यदि कॉपुलेशन होता है, यहाँ पर स्पर्म पहुँचेगा, या स्पर्म को भी बाहर से पहुँचाया जा सकता है, या तो नॉर्मल तरीके से कॉपुलेशन के माध्यम से इंसेमिनेशन हो और फिर वहाँ स्पर्म पहुँच जाए, या फिर स्पर्म को भी यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है।
तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, फिर एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन होगा, फिर नॉर्मल तरीके से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, 9 मंथ के बाद फिर बेबी का जन्म हो जाएगा। तो जब किसी अदर फीमेल से ओवम को निकाल करके एक निसंतान फीमेल यानी कि जिसको बेबी नहीं है उसके बॉडी में उसके फेलोपियन ट्यूब तक हम पहुंचा देते हैं, तो हम इसी को बोलते हैं गिफ्ट, यानी कि गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि इसी को हम बोलते हैं GIFT, गिफ्ट, यानी कि गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर हम गेमिट को, गेमिट यानी एक फीमेल गेमिट जो है उसको गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब गेमिट को हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, नॉर्मल तरीके से बेबी का जन्म होगा, तो ये कहला गया गिफ्ट। तो गिफ्ट भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। ये सभी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है, तो हम लोग अभी जो पढ़े ये IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET एम्ब्रायो ट्रांसफर, जिफ्ट ZIFT यानी कि जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जिफ्ट GIFT गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझ लेना है कि जिससे बाहर में फर्टिलाइजेशन कराते हैं ना, जैसे कि एक मेल है एक फीमेल है, यहाँ से हमको मतलब एक बेबी इनको प्रदान करना है, एक आर्ट हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और इसको हमको बेबी प्रदान करना है, तो बाहर में फर्टिलाइजेशन कराना है। जो बात हम बोल रहे हैं इसको ध्यान से समझना है, इस मेल फीमेल को बच्चा चाहिए तो हमको बाहर में फर्टिलाइजेशन कराना है और फिर फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम या तो इस मेल से स्पर्म ले सकते हैं या फिर किसी अलग मेल से भी हम स्पर्म ले सकते हैं। मान लिया जाए कि इस मेल में स्पर्म नहीं बन रहा है, इस मेल में स्पर्म अगर नहीं बन रहा है तो हम किसी अदर हेल्दी कोई अदर मेल है उससे भी स्पर्म को ले सकते हैं। और इस फीमेल में मान लिया कि ओवम नहीं बन रहा है तो हम किसी अदर डोनर फीमेल यानी कि कोई अलग फीमेल है उससे भी ओवम को ले सकते हैं और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद फिर जो एम्ब्रायो बनेगा उसको हम इसके बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन कराते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस मेल फीमेल को बेबी चाहिए उसी का स्पर्म ओवम होना चाहिए। अगर उसके बॉडी में स्पर्म ओवम सही से नहीं बन पा रहा है तो किसी अलग मेल किसी अलग फीमेल से भी स्पर्म ओवम को ले करके उसको फर्टिलाइजेशन करा करके जो बनने वाला जो एम्ब्रायो होगा उसको इस फीमेल के बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो टेक्निक हम सब बताए ये सब समझ में आया होगा। तो अभी हम हटेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और हो सकता है कि स्क्रीन पर नोट्स आए या हो सकता है कि नोट्स नहीं भी आए। अगर नोट्स नहीं आता है तो चिंता नहीं करना है, अगले वीडियो में हम इस टॉपिक का नोट्स डाल देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को समझे। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताना है, फिर हम उसको अगले क्लास में उसको हम ठीक से बता देंगे। तो कल ये अगला जो वीडियो होगा वो टेस्ट ट्यूब बेबी पर होगा और वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।